हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे और आपके आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं लेके आए हैं। इसके जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनके हम हल करके और समझा के आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान की है। इसमें आपको हम अध्याय 12 या पाठ 12 बताएंगे। उससे पहले आपको हम ये बता देंगे कि बच्चों, हमने इसके पहले आपको पार्ट 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, इसको हमने विस्तार से समझा दिया और इसका वीडियो हमने बता दिए हैं। इसके बाद पार्ट 2 क्या था, ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव, इसके बारे में बता दिए थे। फिर पार्ट 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष, ये भी बता दिया आपको। राष्ट्रीय एकीकरण और पार्ट 5 हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य। पार्ट 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ और पार्ट 7 परिवर्तनकारी महाशक्तियाँ। ये इस प्रकार से हमने आपको पार्ट 7 तक के वीडियो बना के बता दिए हैं और हमारे जो चैनल है उसमें डाल दिए हैं। आप उसे चाहे तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके 7 अध्याय देख सकते हैं। आज हम आपके लिए अध्याय 12 भारत की रक्षा और व्यवस्था लेके आए हैं। इसके बीच के जो अध्याय हैं उन्हें हटा दिया गया है। तो चलो बच्चों, आज हम अध्याय 12 देखते हैं। अध्याय 12 क्या है, भारत की रक्षा और व्यवस्था। इसके प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर क्या दिए हैं। इसका पहला प्रश्न है, भारतीय रक्षा सेना के पहला प्रश्न क्या है, भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। तो आप चाहें तो बच्चों इसे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 116 पर इसके उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन हमने बच्चों यहाँ पे इसके उत्तर को लिखे हैं। देख सकते हैं क्या है उत्तर। भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख 3 अंग होते हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला है थल सेना, दूसरा है नौसेना, तीसरा वायुसेना। तो बच्चों, ये जो हमारे प्रमुख अंग थे किसके, भारतीय रक्षा सेना के। तो पहला अंग थल सेना। तो थल सेना क्या होती है यह हमें मालूम होना चाहिए। भारतीय सेना होती है विश्व की प्रमुख शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। हमारी जो भारत की सेना जो है विश्व के प्रमुख एवं शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। भारत को अपनी सुसंगठित, सुसज्जित और अनुशासित एवं समर्पित थल सेना पर गर्व है। जो भारतवासियों को किस पे, थल सेना पे गर्व है। इस सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। थल सेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका सर्वोच्च अधिकारी थल सेना अध्यक्ष होता है। और थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, थल सेना अध्यक्ष होता है, जिसका पद जनरल के समकक्ष होता है। थल सेना के कई अंग होते हैं, जैसे पैदल सेना होती है, सवार है जिसमें टैंक होते हैं, तोपखाना वाली सेना होती है, मेडिकल सेना होती है, इंजीनियरिंग सेना होती है। तो इस प्रकार से हमने ये थल सेना के बारे में आपको बताया। इसके बाद दूसरा नंबर नौसेना क्या है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। भारत एक प्रायद्वीप है। इसकी सीमाएं 3 दिशाओं से जल को स्पर्श करती हैं। भारत की समुद्री सीमा काफ़ी विस्तृत है। पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर का क्षेत्र स्थित है। अतः विशाल समुद्री सीमाओं की रक्षा हेतु एक सुगठित व शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता होती है। और नौसेना क्या करती है, हमारी रक्षा करती है इन महासागरों में से। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर है वायुसेना। तो वायुसेना क्या होती है ये भी मालूम होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध काल में आक्रमणकारी देश के प्रमुख सैनिक ठिकानों पर बमबारी करना एवं उनका यातायात संचार तंत्र नष्ट करना वायुसेना का प्रमुख कार्य है। थल सेना को युद्ध भूमि में शस्त्र एवं अन्य युद्ध सामग्री तथा खास सामग्री पहुंचाना किसका काम है, वायुसेना का काम होता है। तो बच्चों, हमने आपको ये थल सेना
नौसेना और वायुसेना के बारे में बताया। ये क्या है, भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख अंग होते हैं, उनका थोड़ा सा हल्का सा विस्तृत वर्णन बताया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपका आएगा, थल सेना को कितने क्षेत्रों में संगठित किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, आप चाहें तो इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 116 पर इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं और विस्तृत पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे इसका जो थल सेना के कितने क्षेत्र हैं उसके बारे में बताए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, थल सेना को 5 क्षेत्रों में संगठित किया गया है, उनके नाम निम्नलिखित है। थल सेना कितने इसमें 5 क्षेत्रों में संगठित किया गया है। पहला है केंद्रीय क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी क्षेत्र, चौथा उत्तरी तथा पांचवा दक्षिणी कमान। इस प्रकार से ये हमने इसके 5 क्षेत्र बताए और उनके नाम बताए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है नौसेना के गठन को, प्रश्न है नौसेना के संगठन को कितने क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया जाता है, उनके नाम लिखिए। प्रश्न तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, इसका उत्तर है नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है, जो इसके मुख्य प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। ये इस प्रकार है, पहला है पूर्वी नौसेना कमान जो है विशाखापट्टनम, दूसरा है पश्चिमी नौसेना कमान, कहाँ पे है, मुंबई, एवं तीसरा है दक्षिणी नौसेना कमान, कोची यानी कोचीन में। प्रत्येक कमान के अलग अलग मुख्य अधिकारी हैं, प्रत्येक कमान के अलग अलग मुख्य अधिकारी हैं। ये जो मुख्य अधिकारी होते हैं ये वाइस एडमिरल पद के होते हैं। नौसेना का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, ये भी मालूम होना चाहिए। नौसेना का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, आपका ये यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है थल सेना में सैनिक वर्ग के पद क्रम की तालिका बताइए या बनाइए। तो जो थल सेना है उसके सैनिक क्रम कैसे होते हैं, कहाँ से कौन सा सैनिक बनता है, फिर उसके बाद कौन रहता है, ये उसका क्रम हमें बताना है। तो हम सबसे निचले क्रम से चलते हैं। यदि हम थल सेना में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनना पड़ेगा, सिपाही। क्या रहेगा, सबसे पहले सिपाही, उसके ऊपर कौन रहेगा, लांस नायक रहेगा, लांस नायक के ऊपर रहेगा नायक, नायक के ऊपर कौन रहेगा, हवलदार, हवलदार के ऊपर रहेगा सूबेदार, और सूबेदार के ऊपर कौन रहेगा, मेजर। तो इस प्रकार बच्चों आप थल सेना में सैनिक वर्ग के पदक्रम की जो तालिका है उसको यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये आपको बता दी हमने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 में भी क्या कहा है, वायुसेना में अधिकारी वर्ग के पद क्रम की तालिका बनाइए। प्रश्न क्या है, वायुसेना में अधिकारी वर्ग के पद क्रम की तालिका बनाइए। तो अब इसका उत्तर कैसे बनाएंगे हम देखिए, वायुसेना में अधिकारी वर्ग के पद क्रम की तालिका क्या है, तो इसमें भी उसी प्रकार नीचे क्रम से ऊपर की ओर जाएंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, फ्लाइंग ऑफिसर रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा, फ्लाइंग ऑफिसर रहेगा, फिर उसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर के बाद आएगा विग कमांडर, विग कमांडर के बाद आएगा ग्रुप कमांडर, ग्रुप कमांडर के बाद आएगा एयर कमांडर, एयर कमांडर के बाद आएगा एयर वाइस मार्शल, और एयर वाइस मार्शल के बाद आएगा एयर मार्शल, और एयर मार्शल से ऊपर वाला रहेगा एयर चीफ मार्शल। तो सबसे जो इसका क्रम कैसे रहेगा आपको ये बताया हमने। सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर रहेगा, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहेगा, फिर स्क्वाड्रन लीडर रहेगा, फिर क्या कौन रहेगा, विग कमांडर, फिर ग्रुप कमांडर, फिर एयर कमांडर, उसके बाद एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल, और उसके बाद सबसे ऊपर कौन रहेगा, एयर चीफ मार्शल। इस प्रकार बच्चों हमने आपको प्रश्न क्रमांक 5 का यहाँ पे उत्तर बताए, जो वायुसेना अधिकारी वर्ग के पद क्रम की तालिका बना के बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। वायुसेना की प्रमुख कमान
कौन कौन से स्थानों पर बनाई गई, इसके मुख्य अधिकारी किस रैंक के होते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है प्रश्न, वायुसेना के प्रमुख कमान, जो वायुसेना होती है उसकी प्रमुख कमान कौन कौन से स्थानों पर बनाई गई, इसके मुख्य अधिकारी किस रैंक के होते हैं। तो बच्चों हमने इसका उत्तर ये बताए हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है, आप इसे चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 118 पर उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं और उसको विस्तृत पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसकी 6 प्रमुख कमान है एवं एक रख रखाव कमान नागपुर महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद वायुसेना के 6 प्रमुख कमान इस प्रकार है। पहली हो गई पूर्वी, कौन सी आ गई पहली, पूर्वी, जो कहाँ है, शिलांग और मेघालय में है। पूर्वी वाली शिलांग एवं मेघालय में है। दूसरी है पश्चिमी, ये क्या है, सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में है। फिर मध्य वाली कहाँ पे है, इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है उसके बाद दक्षिणी, तो दक्षिणी कहाँ आएगा, तिरुपुरम केरल में। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी कहाँ पे है, ये है गांधीनगर गुजरात में। इसके बाद आता है प्रशिक्षण वाला भी आता है, तो प्रशिक्षण कहाँ होता है, बेंगलोर यानी कर्नाटक। इन कमानों के अलग अलग मुख्य अधिकारी होते हैं और जो ये कमान होती हैं इनके कमानों के अलग अलग मुख्य अधिकारी होते हैं जो एयर मार्शल रैंक के होते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने आपको प्रश्न क्रमांक 6 का यहाँ पे उत्तर बताया। बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुपों तक पहुँचाइए, जिससे आप अन्य जो बच्चे हैं उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कब व कहाँ की गई। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में कहा है, क्या कहा है, भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कब व कहाँ की गई। तो इसका उत्तर होगा सन 2001 में से नौसेना थल सेना की संयुक्त कमान की स्थापना निकोबार द्वीप समूह में की गई। आया इसका उत्तर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना सन 2001 में की गई और कहाँ की गई, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई, निकोबार द्वीप समूह में की गई। इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 समाप्त होता है। आप चाहें तो इस प्रश्न को पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 118 पर देख सकते हैं, इसका विस्तृत वर्णन पढ़ सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 8 है, शांति काल में रक्षा सेनाओं का क्या योगदान होता है। शांति काल में जब युद्ध नहीं होते उस टाइम क्या बनी रहती है, शांति बनी रहती है। और शांति बनी रहती है तो उस टाइम पे जो हमारी रक्षा सेना है, जो हमारी रक्षा करती है, उस सेना का क्या योगदान होता है, ये यहाँ पे प्रश्न में पूछा है। और इसमें आप इसे कहाँ देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 119 में उत्तर खोज सकते हैं और लिख भी सकते हैं और उसे विस्तृत पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमने इसका उत्तर क्या बताया है, रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है। जो रक्षा सेना है हम शांति काल में समाज सेवा के अनेक कार्य करते हैं। अब जैसे समाज सेवा के अनेक कार्य कौन कौन से हो गए, जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ के समय किससे बुलाया जाता है, जो रक्षा सेना है हमारी उसे बुलाया जाता है, वह हमारी रक्षा करती है। भूकंप के समय, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों वह बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना, ये किसका कार्य है, रक्षा सेना का। कब, शांति काल में। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के कार्यों में भी भारतीय सेना ने सहायता की है। अगला पॉइंट था इसमें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देश हैं, जो बहुत सारे देश होते हैं, वहाँ पे शांति स्थापित करने के कार्यों में भी हमारी जो रक्षा सेना है वह कार्य करती है। इस प्रकार सेनाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय जो रक्षा सेना है इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि
युद्ध एवं आक्रमण में देश की रक्षा के अतिरिक्त, जब युद्ध होते हैं और आक्रमण होते हैं उस में से देश की रक्षा के अतिरिक्त लगातार हो रही विघटनकारी और आतंकवादी गतिविधियों का सामना भी जो रक्षा सेना के द्वारा किया जाता है। रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा करती है, तो आपको बता ही दी है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए इसे पढ़िए। भारतीय नौसेना के मुख्य युद्धपोतों के नाम लिखिए। प्रश्न 9 क्या है, भारतीय नौसेना के मुख्य युद्धपोतों के नाम लिखिए। तो इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 118 पर इसका उत्तर खोज सकते हैं, लिख सकते हैं और विस्तृत पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर क्या लिखे हैं हमने। भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोत इस प्रकार हैं, जैसे INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी देशपोत है। INS गोदावरी नौसेना में सर्वेक्षण पोत, मत्स्ययान तथा वायुयान वाहक पोत हैं। इनके अलावा 2 जहाजी बेड़े भी हैं, एक पश्चिमी तथा दूसरा पूर्वी जहाजी बेड़ा। ये दोनों बेड़े समुद्र में गश्त लगाते हैं। तो जो प्रश्न था आपका भारतीय नौसेना के मुख्य युद्धपोतों के नाम लिखिए, तो बच्चों हमने इसे यहाँ पे आपको लिखे बताएं। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं अपनी 8 ग्रेड पुस्तिका में और पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपका अंतिम प्रश्न आ रहा है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 क्या है, विद्यालयों में नेशनल कैडेट कोर को क्या कहते हैं, NCC क्या होता है। जब विद्यालयों में हम 9वीं 10वीं 11वीं में जैसी 9वीं क्लास में जाते हैं, वहाँ से हमारी एक कैडेट बनता है जो NCC का गठन होता है। वहाँ पे बच्चों को NCC के बारे में पढ़ाया जाता है, NCC क्या होता है और उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इस प्रश्न में क्या कहा है, विद्यालय में नेशनल कैडेट कोर का गठन किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया है। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 120 पर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं और उसे विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों अब हमने इसका उत्तर क्या बताया, विद्यालयों के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु नेशनल कैडेट कोर का गठन किया गया। बहुत ही इसका आसान उत्तर है। क्या उत्तर है, विद्यालयों के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु नेशनल कैडेट कोर का गठन किया गया। नेशनल कैडेट कोर का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, NCC। इसके अलावा प्रादेशिक सेना का भी गठन किया गया। यह उन नागरिकों की सेना है जो देश की रक्षा में भाग लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको जो प्रश्न क्रमांक 10 था, NCC या विद्यालयों में नेशनल कैडेट कोर क्या है, उसका आंसर बताए थे। बहुत आसान तरीके से इसको बताए हैं। आप चाहे तो इसे अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे अध्याय जो 12 था, अध्याय 12 क्या था हमारा, भारत की रक्षा और व्यवस्था। उस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर है उनको हमने यहाँ पे लिख के और पढ़ के बताए हैं। यदि आपको ये पसंद आते हैं तो आप अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका अगला अध्याय आ जाता है, पार्ट 13 आएगा। उसको आने वाले वीडियो में बताएंगे। पार्ट 13 क्या है, उत्तर अमेरिका और भौतिक स्वरूप। तो इसे हम किसमें बताएंगे, आने वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।